हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आगे आपको बताऊंगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के पहले चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाता हूं। तो कल हमने पढ़ लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति में व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो फिर वही जिसके कारण निकालते सबसे पहले वो बनाते, तो किसके कारण निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों की अल्पतम दूरी 2L है तथा इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से इस आवेश की दूरी L और इस वाले आवेश की दूरी भी L हो जाएगी। अब हमें कैसे स्थिति में निकालना है? निरक्षीय स्थिति में। तो हम लिखेंगे माना कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम सबसे पहले हमें ये पता होता है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमें उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी चाहिए होती है। तो हम एक काम करते हैं, इस आवेश को इस बिंदु P से मिला देते हैं तथा इसी बिंदु को दूसरे आवेश +Q से भी मिला देते हैं। अब हमें पता है कि ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये है आधार, ये है लंब, और इसकी दूरी कितनी मानी है हमने? r मीटर, क्योंकि ये मध्य बिंदु से कितनी मीटर दूरी पर है? r मीटर दूरी पर है ये P बिंदु। तो ये r है और ये L है। तो हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? APO में। तो त्रिभुज APO में अगर हमें ये दूरी निकालनी है, क्योंकि बिना इस दूरी के हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो ये दूरी कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया हमारा AP, क्या हो गया? AP का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो गया हमारा? लंब हो गया r स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया हमारा? L स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद AP का मान निकालेंगे तो अंडर में आ जाएगा r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी ये वाली दूरी भी होगी √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये वाली भी दूरी होगी √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। अब हमें दूरियां पता लग गई हैं तो हम आराम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर वही करेंगे, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब हम निकालेंगे तो E1 बराबर निकलेगा, क्या निकलेगा? E1 और सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू, उसके बाद होता है Q/r, यानी इन दोनों इस आवेश और बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग। तो दूरी कितनी है? अंडर में r स्क्वायर, यानी बीच की दूरी का स्क्वायर होता है, तो ऐसे लिख देते हैं AP का स्क्वायर। अब हम मान रख देते हैं तो E1 का मान आएगा 1/4πε0 इंटू Q/अंडर में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो E1 का मान मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q/r स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ठीक है। अब ये मान हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। मान लो E1 का निकल आया, इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी, तो दिशा क्या लिख देंगे साइड में? दिशा कहाँ को होगी? हमने बताया था कि माइनस आवेश के कारण दिशा होती है आवेश की तरफ, बिंदु से आवेश की तरफ। तो इसकी दिशा हो गई आवेश की तरफ E1, और प्लस के कारण आवेश दिशा कहाँ को होगी? आवेश से दूर बाहर की ओर, यानी बिंदु की ओर। तो ये हो गई E2। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दिशा लिख देते हैं यहाँ पर। दिशा क्या होगी? आवेश की ओर। अब उसके बाद निकालते हैं +Q आवेश के कारण, तो लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकलेगा, और कितना होगा?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, अब फिर से वही करेंगे तो बार बार नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे, फिर से यही दूरी आएगी, यानी रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना निकलेगा r² प्लस l² और रूट स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, तो इसी प्रकार निकल आएगा। और इसकी दिशा क्या होगी, आवेश से बिंदु की ओर, बिंदु की ओर। देखो प्लस के कारण आवेश से बाहर जाती है तो बिंदु की ओर, और माइनस के कारण बिंदु से आवेश की ओर आती है। तो दिशाएं भी लिख दी। अब हम इसको समझेंगे, ना तो ये समांतर, देखो अगर दो सदिश एक दिशा में होते हैं तो उनको जोड़ देते हैं, और विपरीत दिशा में होते हैं तो उनको घटा देते हैं, लेकिन ना तो ये एक दिशा में है ना ही विपरीत दिशा में, ये किसी कोण पर हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक अलग से छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इन सदिशों का और इनको देखते हैं। तो देखो ये हमारी है E2, ये क्या है E2, और ये हमारी है E1, ये क्या है E1, और ये बिंदु कौन सा है P बिंदु। देखो P बिंदु पर एक आई E1 और एक आई E2। अब इन दोनों के हम करते हैं घटक। तो हमें पता है किसी सदिश के दो ही घटक होते हैं, एक तो क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक पहले E1 का करते हैं, तो E1 का क्षैतिज घटक इस दिशा में जाएगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा। क्षैतिज घटक के साथ cos और ऊर्ध्व घटक के साथ sin। ऐसे ही हम करेंगे E2 के, तो E2 का ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, और इसी तरफ आएगा इसका क्षैतिज घटक, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसके दो दो घटक मिल गए हैं। देखो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, और यहाँ से हमें देखने से मिल रहा है कि E1 और E2 के मान कैसे हैं, बराबर हैं। देखो E1 का वही मान है जो E2 का मान है, यानी E1 बराबर E2 मान में बराबर है, बस दिशाएं अलग अलग हैं। तो मान में E1 और E2 कैसे हैं, बराबर हैं। तो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा विपरीत दिशा में होने के कारण इनका परिणामी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो ये घट जाएंगे और एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो हम लिखेंगे E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा घटक परस्पर विपरीत दिशा में हैं, यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि जो विपरीत दिशा में होते हैं उनका परिणाम ही होता है माइनस के बराबर। तो इन दोनों को घटाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो अब कौन से घटक रहेगा हमारे पास, क्षैतिज घटक, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो हम लिखेंगे E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा घटक परस्पर एक समान दिशा में है, एक समान दिशा में है, तब इनका परिणामी, इनका परिणामी। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, E बराबर, समान दिशा में है तो जुड़ जाते हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 और E2 कैसे हैं, बराबर हैं, तो हम यहाँ भी लिख रहे हैं E1 cos थीटा, और यहाँ भी लिख सकते हैं E2 की जगह E1 cos थीटा, और दोनों एक जैसे हो गए तो जुड़ जाएंगे। तो 2E1 cos थीटा मान रख देते हैं, तो 2E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R² प्लस L²। ठीक है, और cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा का मान यहाँ से निकाल के बता देते हैं हम आपको। यह है त्रिभुज हमारा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है L, और कर्ण क्या है √ में R² प्लस के L²। तो यहाँ से निकल आएगा, आधार L हो गया, कर्ण √ R² प्लस L²। तो cos थीटा का मान हम यहाँ से
रख देंगे उठा के, तो कितना निकला L/√R² प्लस के L²। ठीक है, तो अब हमारे पास ई का मान क्या मिला, देखते जाइए। 2 × 1/4πε0 इंटू Q इंटू L बटे, ये सेम है ये सेम है, इसकी घात 1 है और अंडर रूट की घात मतलब होता है 1/2, और आपस में इनकी घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो हमें मिलेगा R² प्लस L² पूरे की घातें 3/2, एक में आधा जोड़ो तो कितना होता है 3/2, तो हमने लिख दिया R² प्लस L² की घातें 3/2, ये मान मिला। अब उसके बाद थोड़ा सा डेरिवेशन और रह गया है, तो इसको और समझ लेते हैं, आसानी से आ जाएगा। अब हमें पता है Q इंटू 2L का मान क्या होता है P, तो Q हो गया और 2L हो गया, यानी इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा P के बराबर। तो इसको ऐसे लिख दें 1/4πε0 इंटू P, ये पूरा हो गया P बटे, यहाँ लिखेंगे R² प्लस L² की घातें 3/2। अब हमें पता है कि जो हमारा L है वो बहुत छोटा है R से, तो L² और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा R² से, तो L² बराबर 0 रखने पर तो E बराबर मिलेगा 1/4πε0 इंटू P बटे R² पूरे की घातें 3/2, तो 2 से 2 कट गए, यानी हमें मिला E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटे R की घातें 3। ये होती है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो एक बार और समझेंगे दोस्तों, अच्छा डेरिवेशन है और इन दो डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आता है, बहुत बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में, इसको अच्छे से समझेंगे फिर से। मेन होता है चित्र को अगर अच्छे से समझ लिया तो डेरिवेशन बहुत आसानी से आ जाता है। तो हमने क्या कहा कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं AB, जो कि -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है तथा बीच की अल्पतम दूरी 2L है, तो एक आवेश की दूरी L और दूसरे आवेश की दूरी भी L हो गई मध्य बिंदु से। अब लिखेंगे माना कि मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर हमें E का मान निकालना है। अब दो आवेश हैं तो इस पर दो तीव्रताएं निकलेंगी, तो उनकी दोनों तीव्रताओं का फिर हम परिणाम ही निकाल लेंगे। तो पहले -Q के कारण निकलेगी E1, और इसकी दिशा भी चाहिए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश। तो इसकी दिशा कहाँ को आ जाएगी, देखो माइनस के कारण होती है आवेश की तरफ, बिंदु से आवेश की तरफ, और प्लस आवेश के कारण होती है आवेश से बिंदु की तरफ। तो माइनस से हो गई बिंदु से आवेश की तरफ, यानी आवेश की तरफ दिशा कर दी E1 की, और इसके कारण जो E2 निकलेगी वो आवेश से होती है बिंदु की तरफ, यानी प्लस से बाहर की तरफ और माइनस से अंदर की तरफ। ठीक है, तो हमें बिंदु P पर दो तीव्रताएं मिली, एक मिली E2 एक मिली E1, और ये दोनों ना तो समान एक दूसरे के समान दिशा में है ना एक दूसरे के विपरीत, तो इनके हम करेंगे घटक, क्योंकि घटक से या तो समान मिल जाएंगे या विपरीत मिल जाएंगे। तो हमने किए घटक, E1 के दो घटक होंगे, एक तो होगा लंब घटक और एक होगा क्षैतिज घटक। लंब के साथ साइन जुड़ता है, क्षैतिज के साथ कॉस जुड़ता है। उसके बाद हमने किए इसके E2 के घटक, तो एक हो गया लंब, तो ये ऊपर को दिखा रहा है तो इसका लंब ऊपर को जाएगा, ये नीचे को दिखा रहा है तो इसका लंब नीचे को गया। ये दोनों इस साइड जा रहा है तो इस साइड इनके क्षैतिज घटक होगा एक ही दिशा में। तो लंब घटक होगा E1 sin थीटा E2 sin थीटा, क्षैतिज घटक होगा E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। अब हम निकालते हैं E1 और E2 के मान, तो हम लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सूत्र तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्या होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R², यानी बिंदु और आवेश के बीच की दूरी का वर्ग। तो हमने लिखा E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q, और बिंदु और आवेश के बीच की दूरी क्या है AP, तो हमने लिख दिया AP का वर्ग, और यहाँ हमने AP का मान निकाल लिया था समांतर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। AP हमारा क्या है, AP का मान निकालना है, तो AP का स्क्वायर बराबर लंब क्या है R और आधार क्या है L, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो AP का मान हो जाएगा अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। यहाँ हमने AP स्क्वायर का मान रख दिया, तो AP का मान होता है अंडर रूट में R² प्लस L², और इसका वर्ग कर दिया, वर्ग से रूट कैंसिल, तो क्या मान आ गया R² प्लस L²। ये मान E1 का आ गया। अब इसकी दिशा बतानी है, तो दिशा कहाँ होती है, बिंदु से आवेश की ओर, तो लिख दिया आवेश की ओर। अब उसके बाद +Q आवेश के कारण निकालेंगे, तो +Q आवेश के कारण क्या होती है,
सेम इसी प्रकार लिख देंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी समान है, आवेश के मान समान है ही है और ये कांस्टेंट होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि फिर से वही करते हैं एक, इसीलिए एक बार में सीधा लिख दिया आवेश से, और दिशा क्या हो जाएगी आवेश से बिंदु की ओर, यानी आवेश से बाहर की ओर चली गई। ठीक है। अब उसके बाद हमने इनके घटक किए तो देखा E1 और E2 दोनों के मान बराबर हैं। देखो E1 और E2 के मान परिणाम में कैसे हैं, परिमाण में बराबर है, दिशाओं में भले अलग अलग हैं, तो परिमाण में बराबर है यानी E1 बराबर E2। अब उसके बाद इनके घटक किए तो देखो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा परस्पर कैसे हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशाओं के सदस्य घट जाते हैं एक दूसरे से, तो इसको इससे घटाएंगे तो इनका मान क्या आएगा 0, क्योंकि E1 E2 बराबर है और साइन थीटा इसमें लगा है, तो ये दोनों घट के कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो लिखा E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा घटक परस्पर विपरीत दिशा में हैं तो यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब उसके बाद क्षैतिज घटक एक ही दिशा में गए तो ये जुड़ जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा घटक परस्पर एक समान दिशा में है, तब इनका परिणाम यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये दोनों बराबर हैं तो E1 की जगह या तो E2 लिख दो या E2 की जगह E1 लिख सकते हैं। E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा यानी कितना हो गया 2E1 cos थीटा। अब 2 जो कहते हो E1 का मान रखा और cos थीटा का मान यहाँ से निकाल लिया। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है L और कर्ण है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो इसको उठा के हमने cos की जगह रख दिया। अब देखो 2QL इसको लिख दिया 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका मान देखो ये है नीचे है दोनों गुणा में है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणा में है, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो इसकी घात 1 है और इसकी घात 1/2 है, और समान राशियां हैं ब्रैकेट के अंदर तो इनकी घात जोड़ दो, 1 में आधा जोड़ा तो कितना आएगा 3/2, तो मिल गया 2 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात है 3/2, और 2QL का मान होता है P, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और इस पूरे का मान P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात है 3/2। अब हमें पता है L जो है, क्योंकि 2L अल्पतम दूरी थी और R बड़ी दूरी थी, तो 2L का L आधा कर दो तो और ज़्यादा छोटी हो गई, और छोटी राशि का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, उसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो L छोटी है R की अपेक्षा, तो L स्क्वायर आर स्क्वायर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा छोटी होगी, इसलिए हमने L स्क्वायर को क्या मान लिया 0, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी राशि को 0 मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसको मानना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी राशि को क्या जोड़ेंगे। तो उसके बाद L स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे तो R स्क्वायर की घात कितनी आएगी 3/2, 2 से 2 कट गए और R की घात कितनी बची 3, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे RQ, और ये होता है सूत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और हमें पता है दोस्तों, यहाँ हम एक चीज़ और बता देते हैं कि देखो अक्षीय स्थिति में जो मान निकला था, पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। तो हमारा अक्षीय स्थिति में सूत्र निकला था E बराबर E अक्षीय निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे RQ, और निरक्षीय में क्या निकला है ये लिखा रखा है, देखो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे RQ। यहाँ से साफ दिख रहा है कि जो अक्षीय स्थिति में जो मान है वो निरक्षीय का 2 गुना है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 का गुणा है, बाकी मान समान है, अर्थात हम लिख सकते हैं E निरक्षीय बराबर 2 गुणे E अक्षीय, यानी जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुना होती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ख़त्म। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो यहाँ से अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वैद्युत फ्लक्स। क्या आता है? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स और पढ़ते हैं, तो उसके बाद गॉस की प्रमेय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है देखते हैं। इस पे कई क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि अगर कहीं कोई आवेश रखा है तो उसके चारों ओर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र।
अगर कोई आवेश रखा है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं विद्युत बल रेखाएं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं जिनको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं और ये उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार है। तो अगर ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो इन्हीं विद्युत बल रेखाओं से हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बनाएंगे। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है सिंपल सी, देखो परिभाषा पहले हम लिख देते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा बड़ी सिंपल है कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा है तो उसके पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी टोटल संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे हमने ये पृष्ठ रख दिया, ये कहाँ रखा है? विद्युत क्षेत्र में। तो इसके अभिलंबवत जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी, इसके अभिलंबवत जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी, इन सभी रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो इसके अभिलंबवत जितनी भी रेखाएं गुजर रही, इनकी संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। यानी किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको समझने के लिए हम समझाएं आपको तो ऐसे समझा सकते हैं, जैसे हमने कहा ये हमारा कोई पृष्ठ है जो कि कहाँ रखा है? विद्युत क्षेत्र में। अगर ये ऐसे रखा है तो देखो इसके समांतर तो कोई रेखा गुजरेगी नहीं, क्योंकि समांतर या तो ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से, तो समांतर तो कोई रेखा गुजर नहीं सकती है। लेकिन अगर इसके पृष्ठ के अभिलंबवत कोई रेखाएं गुजरेंगी तो इस पृष्ठ से होकर जाती हैं, और अगर इस पृष्ठ से होकर जाएंगी तो उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम काउंट करेंगे, क्योंकि वही इससे होकर गुजरेंगी। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी इसके अभिलंबवत जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है। अब चूंकि हम यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो फालतू का लंबा होगा और अब कोई मतलब नहीं है इसको डिटेल में पढ़ने से। अब क्योंकि हमें पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है, तो इसका सूत्र होता है फाई, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। जहाँ थीटा क्या होता है? जहाँ थीटा जो होता है हमारा वो होता है ई तथा ए के बीच कोण, यानी विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के बीच का कोण। ठीक है। अब हम यहाँ से अगर थीटा बराबर हमारा है 0 डिग्री, कितना है? 0 डिग्री, तो फाई ई का मान होगा मैक्सिमम। कैसा होगा? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि ई ए कॉस 0 और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो फाई ई मैक्सिमम कितना निकलेगा? ई और ए कॉस का सबसे मैक्सिमम मान कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद अगर थीटा बराबर है हमारा 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री, तो फाई ई का मान निकलेगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0, यानी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो वो चीज़ अभी बताई थी हमने, और वही फिर एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को कि जैसे हमने कहा कोई भी पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हमेशा उसके लंबवत काम करता है। यानी इसका क्षेत्रफल कहाँ होगा? इसके ऊपर, यानी इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ऊपर। और अगर हम कहें कि विद्युत क्षेत्र है इसके समांतर में, यानी विद्युत क्षेत्र है हमारा इस दिशा में, ये क्या है? हमारा विद्युत क्षेत्र, और वहाँ ऐसे रखा है कोई पृष्ठ, तो इसका क्षेत्रफल कहाँ को काम करेगा? ऊपर। तो हमें पता है ऊपर क्षेत्रफल काम कर रहा है, तो ई और ए के बीच में कितना कोण बन गया? 90 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत फ्लक्स कितने गुजरेंगे? 0। और देख लो यहाँ से गुजर जाएंगे, कुछ नीचे से गुजर जाएंगे। अगर विद्युत फ्लक्स ऐसे आ रहे हैं तो कहाँ से? यहाँ से गुजर जाएंगे या नीचे से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, तो ऐसे गुजर जाएंगे ऐसे, लेकिन इस पृष्ठ से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि हमने कैसे रख रखा है इसको? इस प्रकार से। अगर हम इसी पृष्ठ को ऐसे रख दें तो अब देखो इसके पृष्ठ के लंबवत क्या काम करता है?
क्षेत्रफल, यानी या तो क्षेत्रफल इस दिशा में काम करेगा या ऐसे काम करेगा। तो अगर क्षेत्रफल ऐसे है और वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे था और अब क्षेत्रफल भी कहाँ को काम कर रहा है, ऐसे, तो ई और ए के बीच का कोण कितना हो गया, 0। तो अब यहाँ से देखो जितने भी फ्लक्स गुजरेंगे वो सारे के सारे इस पृष्ठ से टकरा के गुजरेंगे, यानी इस टाइम पे हमारा वैद्युत फ्लक्स सबसे ज़्यादा गुजरेगा यहाँ से, यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का। अब इसके बाद बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाई ई बराबर सूत्र है हमारा ई ए, ठीक है। और अगर हमें फाई ई का मात्रक निकालना है तो लिखेंगे फाई ई का मात्रक बराबर ई ए का मात्रक। तो मात्रक ई का क्या होता है हमने पढ़ लिया है, न्यूटन प्रति कूलाम, और ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक था न्यूटन प्रति कूलाम। तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक मात्रक और होता है, हमने बताया था ई का मात्रक। अन्य मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक एक और होता है, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर, होता है वोल्ट प्रति मीटर। और ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो हमारे पास क्या बचा मात्रक, वोल्ट मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स का एक दूसरा मात्रक क्या हो गया, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स के मात्रक। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि क्या है, गॉस की प्रमेय। तो वैज्ञानिक गॉस की प्रमेय। तो वैज्ञानिक गॉस ने चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स के लिए एक नियम दिया जिसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो वैज्ञानिक गॉस ने कहा था, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर उसके बाद इसको समझाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह है गॉस की प्रमेय की स्टेटमेंट। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का ε0 गुना होता है। इसका मतलब है फाई ई क्या है, कुल वैद्युत फ्लक्स, और ये कितना होता है, क्यू नेट, नेट मतलब कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू नेट बटे ε0। ये है गॉस की प्रमेय की स्टेटमेंट। और यहीं से हम परिभाषा भी बना सकते हैं कि ये कितना है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो फ्लक्स कहाँ से निकलता है, किसी भी पृष्ठ से, जो कि पृष्ठ कहाँ रखा होता है, वैद्युत क्षेत्र में। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, अब उसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो गॉस की प्रमेय कभी भी लगेगी तो जब लगेगी जब पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पृष्ठ होना चाहिए बंद, पहली कंडीशन। दूसरी, पृष्ठ होना चाहिए सममित। कैसा होना चाहिए, सममित। सममित का मतलब होता है कि अगर उसको अक्षों में बांट दें तो उसके जितने भी भाग होते हैं वो एक दूसरे के समान होने चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक पृष्ठ बंद होना चाहिए, दूसरा सममित, तभी गॉस की प्रमेय लागू होती है। तो गॉस ने जो प्रमेय दी थी वो बंद पृष्ठ के लिए दी थी। अब इसको हम सिद्ध करके बताते हैं आपको कि सिद्ध कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं जो कि कैसा है, गोलाकार है। अब उसके बाद हमने मान लिया इसका केंद्र क्या है, O, और इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो इसके परिधि पर हम छोटा सा एक अल्पांश ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, dA। कितना होगा इसका क्षेत्रफल,
इसका क्षेत्रफल है DA, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम मान लेते हैं इस दिशा में है, और जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो DA की दिशा भी कहाँ हो गई, इस दिशा में हो गई। DA की दिशा और E की दिशा कैसी है, समान, तो इनके बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। इनके बीच में कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। अब हमें इसको सिद्ध करना है, तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि कोई एक गॉसियन पृष्ठ है जो कि हमारा वृत्ताकार है, इसका केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या R है। इस वृत्त की परिधि पर एक छोटा सा अल्पांश DA लेते हैं, जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d फाई। क्योंकि छोटा सा अल्पांश है तो इससे छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, उसको हम मान लेते हैं कितना है, d फाई E। ठीक है, ये है हमारा इस छोटे से अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम लिखेंगे कि d फाई E बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र अभी हमने पढ़ा था, फाई E बराबर क्या होता है, EA cos थीटा। तो हमारा पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल भी छोटा सा है, तो क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा। ठीक है, ये है छोटे से अल्पांश से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांश बहुत सारे होंगे इसकी परिधि पर, और इन सभी अल्पांशों को अगर हम जोड़ देंगे तो पूरे पृष्ठ का निर्माण हो जाएगा। तो अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन मिलती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी छोटे से पार्ट का मान निकालते हैं और पूरे उस पृष्ठ का मान निकालना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन करते हैं और क्या लगा देते हैं, लिमिट। तो हम करते हैं, इस पूरे पृष्ठ का निकालना है तो क्या करेंगे, समाकलन। तो ये था किससे, अल्पांश DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हमें निकालना है इस पूरे पृष्ठ से, तो लिखेंगे पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन, क्लोज इंटीग्रेशन d फाई E बराबर इंटीग्रेशन क्लोज EDA cos थीटा। ठीक है, बंद पृष्ठ इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन फाई E, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका ऐसे नहीं होगा, पहले हम थीटा का मान रख देते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन E.DA और cos 0, थीटा का मान कितना है, 0। तो हमें क्या मिलेगा, cos 0 का मान 1 हो गया, E आ जाएगा बाहर, क्योंकि हम DA के सापेक्ष कर रहे हैं, और E कैसा हो गया, कांस्टेंट A के लिए, तो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ DA का, और cos 0 का क्या हो गया, 1 मान हो गया, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 1.DA। ये मान आ गया फाई E का। अब फाई E का मान और क्या हो जाएगा, E तो जैसे के तैसे रखा हमने, और इसके बाद हमें DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, A, और A क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल, क्या है, गोले का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, फाई E बराबर, E का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², और A का मान क्या होगा, 4 पाई r²। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, r² से r² कट गया, तो फाई E का मान कितना मिल गया, Q/ε0। और यही क्या थी हमारी गॉस की प्रमेय। तो ये हो चुका है प्रूव्ड। ठीक है, तो ये गॉस की प्रमेय हमने प्रूव कर दी, और बड़ा ही सिंपल है। इसको एक बार और बता देते हैं, गॉस की प्रमेय क्या थी, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्योंकि ये सूत्र याद कर लो, इसको बोल के बता सकते हैं आसानी से। अब उसके बाद इसको सिद्ध करना होगा, तो हमें कैसा पृष्ठ लेना होगा, एक बंद। तो हमने बंद पृष्ठ लिया, एक गोला है और इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है, तथा इसकी परिधि पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं DA। इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, सामने की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो दोनों की दिशा एक समान होने के कारण थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। अब उसके बाद हम निकालेंगे इस छोटे से अल्पांश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो कितना हो जाएगा, इससे छोटा सा निकलेगा, यानी d फाई होगा। तो अल्पांश DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर A cos थीटा होता है। तो A हमने क्या माना है, DA माना है, तो EDA cos थीटा। अब थीटा अब हमें निकालना है इस पूरे पृष्ठ से, तो पूरे पृष्ठ से कितना होगा, गुजरेगा। तो पूरे पृष्ठ के लिए इसका क्या कर देंगे, समाकलन, क्योंकि जब इस
ये पृष्ठ किससे बना है? छोटे छोटे एस अल्पांशों से, एक अल्पांश होगा, एक अल्पांश होगा, इन सभी को जोड़ना है। और इन सभी को जोड़ना है तो हम क्या कर देते हैं? समाकलन। तो इसका कर देंगे समाकलन। तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। फाई का कितना हो जाएगा? फाई और ई डी ए कॉस थीटा का मान 0 है तो 0 रख दिया, थीटा का मान 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। फाई बराबर ई बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम ए के सापेक्ष अपलन कर रहे हैं तो खाली ए वाले टर्म रहेंगे और ई कैसा हो जाएगा इसके लिए? कांस्टेंट। तो ये ई बाहर आ गया और डी ए का क्या हो जाएगा? समाकलन। तो डी ए का कितना होता है? ए। ई का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है और ए का मान कितना है? गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई काटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई बराबर मिल गया क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा गॉस की प्रमेय सिद्ध हो चुकी है। अब हम इसके आगे का पार्ट गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछे जाते हैं, इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।